हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव कॉग्निटिव स्टेट यानी सकारात्मक संज्ञानात्मक अवस्थाएं। जो मैंने पॉजिटिव साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर का थर्ड चैप्टर है। इसमें हमारे सकारात्मक संज्ञानावस्थाओं में बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे ऑप्टिमिज्म, आशावाद, सेल्फ एफिकेसी, स्वयं प्रभावोत्पकता, माइंडफुलनेस, सचेतनता, फ्लो, प्रवाह, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, होप, उम्मीद। आज हम पढ़ेंगे उम्मीद। उम्मीद किसे कहते हैं, उम्मीद के आधार क्या हैं, किस तरह से हम उम्मीद का मापन करते हैं और उम्मीद से हम किस प्रकार का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस उम्मीद के ऊपर शोध जो किए गए वो स्नाइडर ने किए। स्नाइडर के अनुसार उम्मीद जो है वंशानुगत नहीं होती बल्कि अर्जित होती है। एक लक्ष्य निर्देशित संज्ञानात्मक सेट इसको माना जाता है जो कि पूर्णतः सीखा हुआ होता है, यानी अर्जित किया हुआ होता है। इसका संबंध हमारी इच्छा शक्ति से होता है। जो लोग अधिक आशावादी होते हैं, अधिक उम्मीद वाले होते हैं, उनमें सकारात्मक संवेग होता है, साहस होता है और इसी संवेग से प्रेरित होकर के व्यक्ति काम करता है। आशा में केवल वे ही लक्ष्य सम्मिलित होते हैं जिनको आशावादी महत्व देते हैं। यानी जो आशावादी व्यक्ति है उसे लगता है कि मुझे कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है, मेरे लिए कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, उन्हीं को वो ज़्यादा महत्व देता है, उन्हीं के प्रति वो आशान्वित होता है। आशा एक तरह से जिद की तरह से होती है। यानी कोई व्यक्ति अपना कोई एक लक्ष्य बना लेता है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है, उसको जिद मान लेता है कि मुझे इसको लक्ष्य प्राप्त करना है और वो लक्ष्य उसका मार्ग प्रदर्शित करता रहता है। उस लक्ष्य तक पहुंचने में उसके बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं। ये बाधाएं उसके लिए कई बार प्रेरक का काम करती हैं और कई बार बाधाएं जो हैं उसके लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा भी उत्पन्न करती हैं। लेकिन जो व्यक्ति उम्मीद रखता है, जिसमें सकारात्मक संवेग होता है, वो उन बाधाओं से कैसे पार पाना है इसका उसे पता होता है और वो उन बाधाओं को दूर करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। स्नाइडर के अनुसार जो है उम्मीद है एक लक्ष्य निर्देशित चिंतन है जिसमें व्यक्ति दो तरह के मार्ग अपनाता है। एक तो मार्गिक चिंतन करता है और एक मध्यम मार्ग या मध्यम चिंतन करता है। यानी मार्गिक चिंतन वह है यानी कि व्यक्ति अपने जो उसने लक्ष्य निर्देशित किए हैं, निर्धारित किए हैं, उनको प्राप्त करने के मार्ग ढूंढता है। और माध्यम चिंतन यानी कि उस मार्ग पर चलने के लिए वो प्रेरित होता रहता है कि कैसे मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करूं। वे लक्ष्य व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं जिनको उम्मीद हेतु व्यक्ति उपयुक्त मानता है। व्यक्ति के लक्ष्य अस्थायी होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे पहले कुछ लक्ष्य निर्धारित किए, उनको प्राप्त कर लिया, उसके बाद अगले लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। लक्ष्य हमारे दीर्घकालीन भी हो सकते हैं, अल्पकालीन भी हो सकते हैं। अल्पकालीन लक्ष्य वे होते हैं जो कम समय में प्राप्त कर लिए जाते हैं। कई बार व्यक्ति को उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सारे ज़्यादा समय लग जाता है, कई महीने साल लग जाते हैं, जिनको दीर्घकालीन लक्ष्य कहा जाता है। व्यक्ति की जो उम्मीद है उसमें लक्ष्य उपागम, अगर व्यक्ति अप्रोच ओरिएंटेड है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्ति सफल हो सकता है। इसी के साथ कई बार क्या होता है कि व्यक्ति कई बार उसका उपागम जो होता है वो निवारक होता है, प्रिवेंटिव होता है, रोकथाम करने वाला होता है कि व्यक्ति उस स्थिति को रोकने से संबंधित हो सकता है कि व्यक्ति को अगर कोई काम करेगा या कोई व्यवहार या कोई प्रतिक्रिया देगा तो उससे उसको नुकसान पहुंचेगा या उसको दंड मिलेगा या उसके लिए कोई आघातजन्य अनुभव होगा, तो व्यक्ति उस अप्रिय स्थिति से अपने आप को बचाए रखता है।
टेलर, स्नाइडर तथा फ्रेडमैन ने निष्कर्ष निकाला कि जहां व्यक्ति को आसानी से कई बार लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, कई बार ये होता है कि लक्ष्य तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है, आसानी से लक्ष्य नहीं मिलता। लेकिन अगर व्यक्ति लोगों के साथ मिल करके योजनाबद्ध तरीके से और दृढ़ता से अगर प्रयास करता है तो उसे उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए कई तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। इसी तरह एक फीड फॉरवर्ड तथा फीडबैक फंक्शन जो है वो आशा सिद्धांत के अंतर्गत दिया गया कि व्यक्ति कोई भी लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करता है तो उसमें कई तरह की घटनाएं होती हैं। एक तो उसका कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसका जो पूर्ववर्ती इतिहास है, जो उसका अधिगम इतिहास है, वो किस तरह का है, कैसे उसने कार्य कारण संबंधों को समझा है, किस तरह की उसके जीवन में घटनाएं हुई हैं, वो घटनाओं के लिए अपने आप को कितना जिम्मेदार मानता है। ये सारे चीजें हैं जो उसको प्रभावित करती हैं, जिनको कि हम पांचवें मार्गी चिंतन कहते हैं या माध्यम चिंतन कहते हैं। उसके बाद आता है कि उसका आउटकम वैल्यू क्या है, यानी पूर्ववर्ती घटनाएं हैं उसमें कि जो भी उसने लक्ष्य निर्धारित किया है उसका मूल्य उसके लिए क्या है। अब वो मूल्य कितना है, इसी के आधार पर वो अपना पाथवेज बनाता है कि वो मार्ग चिंतन करेगा या माध्यम मार्ग अपनाएगा। दोनों में से कोई भी अपना सकता है। उसके बाद जब वो आगे बढ़ता है तो उस पर कुछ बाधक तत्व आते हैं जिनको कि हम स्ट्रेसर्स कहते हैं। वो स्ट्रेसर्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेसर्स भी होते हैं और नेगेटिव स्ट्रेसर्स भी होते हैं। पॉजिटिव स्ट्रेसर्स जो हमारे को लक्ष्य प्राप्ति में प्रेरित करते हैं वो हमारे पॉजिटिव स्ट्रेसर्स हैं। जो उसमें बाधा पहुंचाते हैं वो नेगेटिव स्ट्रेसर्स होते हैं। पॉजिटिव स्ट्रेसर्स हमारे लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं, नेगेटिव हमारे को लक्ष्य के प्रति असफलता दिलाते हैं। इसके बाद आता है कि व्यक्ति अगर चिंतन कर रहा है उम्मीद के साथ साथ ये देखता है कि अपने पास जो उसका लक्ष्य उसने निर्धारित किया है उसके अंदर वो अपने आप अपने प्रति अपने साथ किस तरह का संवाद स्थापित करता है। अगर उसका संवाद सकारात्मक है अपने साथ में तो वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोई लक्ष्य दिया गया या कोई चुनौती दी गई है या कोई समस्या दी गई है और वह अपने साथ ये उम्मीद रखता है कि मैं तो इस समस्या का समाधान ढूंढ के ही रहूंगा, इस लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहूंगा, तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो अपने आप को सफल बना सकता है। तो ऐसी परिस्थिति यानी कि जब व्यक्ति अपना सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है तो लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। कई बार ये होता है कि अधिक उम्मीद वाले रखने वाले व्यक्ति जो हैं उनमें संज्ञानात्मक प्रवृत्ति होती है और वो उस लक्ष्य प्राप्ति के दौरान अपना उत्साह बनाए रखते हैं, सकारात्मक रहते हैं, उनमें उत्साह का भाव बना रहता है जिससे कि वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित होते रहते हैं। इसी प्रकार कम उम्मीद रखने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनमें नकारात्मक संज्ञानात्मक प्रवृत्ति होती है, भावनात्मक शून्यता होती है और लक्ष्य में असफल रहने की उनका इतिहास उसके साथ जुड़ा रहता है। क्योंकि जब भाव ही उनमें नकारात्मक रहेंगे, जैसे उनके सामने कोई समस्या दी जाती है, चुनौती दी जाती है, तो उनके मन में अपने प्रति क्या भाव आता है, मैं तो कभी सफल नहीं होता, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा ही होता है, मैं तो इसको कर ही नहीं पाऊंगा, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। देखिए हम अपने प्रति नकारात्मक रहते हैं, मेरे साथ तो पहले भी ऐसे ही हुआ है, मैं पहले भी असफल हो गया था, तो अब कैसे सफल होऊंगा। तो ये सारे भाव जो है उसको असफलता दिलाते हैं। इसी प्रकार आशा सिद्धांत में कुछ प्रकार के जो विचार हैं उनमें हमारे पुनरावृत्ति बार बार देखी जाती है। विकासात्मक मध्यम मार्ग जो है वो देखा जाता है कि जो हमारे विशिष्ट लक्ष्य हैं उनका निर्धारण भी उसकी गतिविधियों से होता है। सकारात्मक भाव जो है वो व्यक्ति के लक्ष्य जो प्राप्ति की प्रक्रिया है उसको पुनर्बलित करते हैं, नकारात्मक भाव उसको बाधित करते हैं। स्ट्रेसर्स जो है यानी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जैसे हम कोई भी छोटे सा समस्या या कोई सवाल करने अगर हम बैठते हैं और हम पहली बार में सफल हो जाते हैं तो हमको एक इंसेंटिव मिलता है,
हमारे मन में लगता है कि हाँ हम सफल हुए, हम और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर पहली बार में ही हमारे को असफलता मिलती है तो हमारे मन नकारात्मक भाव आ जाता है कि पता नहीं हम सफल होंगे कि नहीं होंगे। तो लेकिन जो अधिक उम्मीद रखने वाले व्यक्ति होते हैं, सकारात्मक भाव वाले व्यक्ति होते हैं, वो उन स्ट्रेसर्स से वो चुनौती मान करके कि कोई बात नहीं, अगर हम इस बार असफल हुए या हमारे बीच में बाधाएं आ रही है, आज सफल नहीं हुए, अगली बार जरूर सफल हो जाएंगे। तो वो उन स्ट्रेसर्स को या उन बाधाओं को चुनौती मान करके आगे बढ़ने का साहस रखते हैं और किसी अन्य मार्ग का चयन करते हुए सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद के बालककालीन कारक, उम्मीद जो है उसके क्या कारक हो सकते हैं? क्या कोई आनुवंशिक कारक है या कोई अन्य कारक हैं जो किसी व्यक्ति में उम्मीद को विकसित होने का आधार बनते हैं? स्नाइडर तथा उनके सहयोगियों ने एक शोध किए थे और उन्होंने देखा कि आनुवंशिक तो कोई आधार नहीं है उम्मीद का, लेकिन ये अर्जित संज्ञानात्मक प्रवृत्ति है। इसका हमारे पालन पोषण के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। पालन पोषण का प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी भी बच्चे के माता पिता या अभिभावक जो है उसको किस ढंग से पालन पोषण उसका करते हैं, उस दौरान उनकी सोच कैसी होती है, वो किसी भी परिस्थिति में किस तरह से जूझते हैं, किस तरह से सकारात्मकता अपने अंदर बनाए रखते हैं या नकारात्मकता बनाए रखते हैं, उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। बालक जो है 2 वर्ष की आयु में उसकी ये सोच, उम्मीद भरी सोच जो है, उसका विकास 2 साल की उम्र में हो जाता है। कार्य कारण प्रभाव जो है उसके अधिगम में दिखाई देता है, जिससे कि बालक अपने माता पिता या अभिभावकों पालकों से सीखता है। एक मार्गिक जो चिंतन होता है उसकी उसका विकास जो है बच्चे में 1 साल की आयु में होने लग जाता है। इसी तरह जो माध्यम मार्ग है, चिंतन मार्ग जो है, वो बच्चे के अंदर किस तरह की अंतर्दृष्टि है उसके अंदर पाया जाता है, दिखाई देता है। अंतर्दृष्टि यानी कि सूझबूझ बच्चे में किस तरह की है, इसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं। यहाँ पे उसका वातावरण जो है, बालक का वातावरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि किस तरह के वातावरण में बच्चा पालित हो रहा है, पोषित हो रहा है। कार्य कारण संबंध जो है उनका परिणाम भी हमारे को दिखाई देता है कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है। बच्चे का अपने माता पिता या अभिभावकों के साथ किस तरह का लगाव है, कितना जुड़ा हुआ है, यानी बच्चा अपने माता पिता या अभिभावकों की क्रियाओं को, प्रतिक्रियाओं को, उनकी जूझने की प्रवृत्ति को किस तरह से देखता है, सीखता है। ये भी एक बहुत बड़ा उसके अंदर उम्मीद के विकसित होने का कारण होता है। अगर बच्चे को जन्म के समय कुछ आघातजनक घटनाएं उसके साथ अगर होती हैं, उसका भी प्रभाव उम्मीद के ऊपर पड़ता है। इन घटनाओं का उम्मीद के साथ नकारात्मक संबंध होता है। अगर आघातजन्य अनुभव उसको मिलते हैं तो उम्मीद के साथ सकारात्मक संबंध न होकर के नकारात्मक संबंध होता है, यानी कि व्यक्ति कम उम्मीद या नकारात्मक उम्मीद वाला हो जाता है। इसी के साथ उम्मीद का एक स्नायु जैविक आधार भी माना गया, जिसमें देखा गया, स्नाइडर ने कहा कि उम्मीद जो है एक अर्जित प्रवृत्ति है और लक्ष्य निर्देशित व्यवहारों के संबंध में स्नायु जैविक आधार को हम नकार नहीं सकते। एक किताब लिखी गई थी हेड फर्स्ट, जिसमें उन्होंने, नोमेन और कॉजिन ने लिखी थी इस बुक को, और उसमें उन्होंने कहा कि मस्तिष्क और उम्मीद जो है उसमें एक गहरा संबंध है। जो भी हमारे शरीर में होता है उससे हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है और हमारे मस्तिष्क में जो कुछ भी होता है उससे हमारा शरीर प्रभावित होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि उम्मीद, उद्देश्य और संकल्प केवल मानसिक स्थितियां ही नहीं है, बल्कि इनके पीछे जो है विद्युत रसायन संयोजन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी मस्तिष्क में हमारे जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम भी शामिल होता है। इसी तरह एक शोध यह भी किया गया था कि सभी लक्ष्य निर्देशित क्रियाओं में हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है, उनकी 2 परस्पर विरोधी प्रक्रियाओं का भी की भी भूमिका
होती है। इस तरह पिकन तथा ग्रे ने एक अध्ययन किया था। ये बताया कि दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, एक होती है BIS और दूसरी होती है BAS। BIS यानी बिहेवियरल इनहिबिशन सिस्टम तथा BS है बिहेवियरल एक्टिवेशन सिस्टम, व्यवहार अवरोधी तंत्र, जो कि हमारे दंड के प्रति प्रतिक्रियात्मक होता है, और व्यवहार सक्रियण तंत्र जो पुरस्कार के प्रति प्रतिक्रियात्मक होता है। यानी कि एक तंत्र हमारे को किसी चीज से बचने के लिए क्रियाशील होता है, दूसरा पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए यानी क्रिया को करने के लिए हमारे को मदद करता है। अब देखा गया कि हम उम्मीद का मापन किस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद का मापन करने के लिए बहुत सारी प्रश्नावलियों का, मापनियों का विकास किया गया। सबसे पहले स्नाइडर तथा उनके सहयोगियों ने एक सेल्फ रिपोर्ट स्केल विकसित की जिसका नाम आत्म प्रतिवेदन मापनी था। उसके बाद उसमें कुछ और संशोधन करके स्नाइडर तथा हैरिस ने एक 12 पदों वाली शील गुण मापनी बनाई जो कि 16 साल से ऊपर के बच्चों के लिए थी, 16 साल से ऊपर के वयस्कों के लिए थी। इसमें 4 पद हमारे मार्गिक चिंतन के थे, 4 पद मध्यम तथा 4 पद बाधित कथन से संबंधित थे। इसमें प्रति उत्तरदाता को लिकट मापने की 8 बिंदु जो स्केल थी उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी थी, और इस मापने की विश्वसनीयता 0.80 पाई गई। इसके बाद स्नाइडर तथा होजा ने बच्चों के लिए एक मापनी का निर्माण किया जिसको चिल्ड्रंस होप स्केल या बाल उम्मीद मापनी कहा जाता था। इसमें 6 पद थे, ये 8 से 15 साल के बच्चों के लिए बनाई गई थी। इसकी विश्वसनीयता 0.7 से 0.80 के बीच में थी। इसके बाद 1996 में स्नाइडर तथा सिम्पसन ने एक और मापनी बनाई जिसको SHS कहा जाता है, यानी स्टेट होप स्केल यानी परिस्थिति जन्य उम्मीद मापनी। इसमें 6 पद थे, ये आत्म प्रतिवेदन मापनी थी। इसमें तत्कालीन लक्ष्योन्मुखी चिंतन का मापन किया जाता था और इसके द्वारा इसकी आंतरिक विश्वसनीयता 0.80 थी और इसकी वैधता, समवर्ती वैधता के परिणाम ये दर्शाते थे कि इसके जो प्राप्तांक है उनका आत्मसम्मान तथा सकारात्मक भाव के साथ सकारात्मक संबंध है तथा विवाद के साथ नकारात्मक संबंध है। इसी प्रकार कुछ और भी इसमें अध्ययन किए गए। देखा गया कि इस मापने के जो प्राप्तांक थे वो लक्ष्योन्मुखी गतिविधियों के सफल या असफल होने की परिस्थिति से भी जुड़े हुए थे। इसके बाद आता है कि अगर हम उम्मीद जो है हमने मापन कर लिया उम्मीद का, उसके आधार पर हम क्या पूर्वानुमान लगा सकते हैं, किस तरह के पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अब उम्मीद मापनियों के जो प्राप्तांक थे उनके आधार पर हम व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, समायोजन, मनोचिकित्सा आदि के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। उदाहरणतः अगर खेल के क्षेत्र में हमने उम्मीद के पूर्वानुमान उच्च प्राप्तांक अगर खिलाड़ी ने प्राप्त किए हैं तो हम ये मान सकते हैं कि वो खेलों में अच्छा प्रदर्शन करेगा। समायोजन के क्षेत्र में अगर अच्छे प्राप्तांक हैं हम ये मान सकते हैं कि वो प्रसन्नता, संतुष्टि, सकारात्मक भाव, संवेग आदि से भी उच्च रूप से सहसंबंधित होगा, यानी कि ये चीजें उसके जीवन में अच्छी पाई जाएंगी। उम्मीद का मनोचिकित्सा के दौरान होने वाले परिवर्तनों से भी महत्वपूर्ण कारक है। अगर सकारात्मक उम्मीद या उम्मीद का उच्च स्तर उसके पास है, उच्च प्राप्तांक है किसी मापनी पे, तो व्यक्ति मनोचिकित्सा के दौरान जो उसमें होने वाले परिवर्तन है उनका प्रभाव उसके ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है, सकारात्मक पड़ता है। एक सामूहिक उम्मीद के ऊपर भी अध्ययन किया गया जिसमें बताया गया कि सामूहिक उम्मीद एक बड़े समूह के लक्ष्योन्मुखी चिंतन के स्तर को भी प्रतिबिंबित करती है। मान लीजिए कि एक ऐसा काम है जो एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर बहुत सारे लोग मिलकर के एक साथ क्रियाशील हो, उसको
एक साथ मिलकर के किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का अगर प्रयास करें तो वह निश्चित ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है उम्मीद का समय के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया, यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के आधार पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक काल के लाभ तथा हानि है, फिर भी जीवन को अधिक संतुष्ट व उपयोगी बनाने की दृष्टि से उम्मीद को समझा गया। भूतकाल भूतकाल के प्रति अगर किसी का व्यक्ति का उन्मुखीकरण है तो उन्होंने बताया कि भूतकाल जो है बीते हुए सुखमयी घटनाओं तथा अंतर व्यक्तिक संबंधों से जुड़ा होता है। अगर प्रसन्नता, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत अंतरक्रिया, ये सब चीजें उसके साथ जुड़ी होती हैं। इसका नुकसान ये होता है कि अगर हम भूतकाल में हमारा जीवन बहुत ज्यादा रूढ़िवादी रहा है, अधिक सचेतनता का दृष्टिकोण का रहा है, तो हम आने वाले समय में स्वयं को उनसे वंचित रखना चाहते हैं, हम परिवर्तित नहीं होना चाहते। यदि भूतकाल हमारा सुखद है तो अच्छा है, लेकिन कई बार रहता है भूतकाल में अगर दुश्चिंताएं, दुखद घटनाएं आदि हमारे साथ अगर जुड़ी हुई हैं तो उन दुखद विचारों तथा भावनाओं को का प्रभाव जो है हमारे जीवन में नकारात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने वाला होता है। हम नकारात्मक संवेग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हम उम्मीद के प्रति कम रखने वाले होते हैं। इसी प्रकार अगर हम वर्तमान समय के और उन्मुखीकरण करते हैं, जो व्यक्ति वर्तमान पे ध्यान देने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्तियों में भौतिकवाद से जुड़े कुछ नकारात्मक नतीजे जुड़े हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी चीज का व्यसन करता है या उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई है जो उसके जीवन को हानि पहुंचा सकती है, लेकिन हो सकती है कई बार ऐसा होता है कि ये व्यक्ति अपने जो वर्तमान की जो उनके क्रियाकलाप है उनका भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं या लापरवाह हो जाते हैं, उन्हें ध्यान नहीं रहता है। इसी प्रकार अगर भविष्य के प्रति उन्मुख रखने वाला व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जो वर्तमान के जो क्रियाकलाप करते हैं उनके बारे में अधिक सजग होते हैं, उनसे क्या उनके परिणाम निकलेंगे, वो उनके भविष्य को कितना प्रभावित करेंगे, ये सब के प्रति वो इन सब के प्रति वो सजग रहते हैं। उनके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, उस लक्ष्य में उन लक्ष्यों को वो कैसे प्राप्त करेंगे, किस तरह की योजनाएं बनेंगे, इन सब के प्रति उनकी एक स्पष्ट योजना होती है। वे निवारक व्यवहार में संलग्न रहते हैं और भविष्य में कोई अप्रिय घटना नहीं हो इसके लिए वो अपने आप को बचा करके रखते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएं, व्यवसाय करें, शिक्षा में, खेल में, स्वास्थ्य में, किसी भी क्षेत्र में जाएं, वहां पे वो सफल होते हैं और आनंद का उपभोग करते हैं। इसी प्रकार फिलिप जिम्बार्डो ने शील गुण आधारित एक मापनी बनाई थी जिसको कालिक उन्मुखीकरण से संबंधित थी, जिसको जिम्बार्डे समय परिप्रेक्ष्य आविष्कारिका कहा जाता है। इसके द्वारा उन तीनों समय के प्रति उन्मुखीकरण का पता लगाया जा सकता है। धन्यवाद।